कि उद्यमिनः सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अपना यूथ जो अपने आप को एक शेर समझता है, जी तो समझ लो कि जंगल के राजा शेर को भी शिकार करने के लिए उठ के भागना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक मल्टीफेसेड चेंज मेकर जिन्होंने बॉर्डर डिप्लोमेसी से लेकर विलेज इकोनॉमिक पर एक गहरा छाप छोड़ा है। नचिकेत जोशी न केवल एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है, बल्कि खादी रेवोल्यूशन के टॉर्च बेरर भी है। यूएन रिफॉर्म से लेकर रूरल आर्टिजन तक उनकी जर्नी ट्रूली ग्लोबल भी है एंड रूटेड भी है। आइए इनकी जर्नी को जानते हैं इनोवेशन, ट्रेडिशन एंड नेशन बिल्डिंग के नजरिए से। नचिकेत जी, आपका स्वागत है मिस्टिक भारत गाथा में। आपका अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रीति जी, आपका धन्यवाद कि मेरा सौभाग्य है कि भारत गाथा कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल किया। शुक्रिया। नचिकेत जी, आप एक लेखक भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, समाज सेवी भी है और सोशल लीडर भी है। माय गुडनेस फ्रेंड्स, सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। तो इतने सारे रोल्स आप कैसे मैनेज करते हो और आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, पहले मैं एक सबसे बड़ा भारतीय हूँ। भारत के उद्धार के लिए और भारत को समृद्ध बनाने के लिए मैं अपना जीवन समर्पित किया है और आगे भी करता रहूँगा। लेखक, समाज सेवक, ये तो एक जो लोग हमें उपाधि देते हैं वही एक सिंबल सी उपाधि है। लेखक की अगर बात करें, आपने शुरुआत लेखक से की है, तो लेखक में मैं था विदेश में सेटल, पर्टिकुलरली मैं लंदन में था। जब भारत में मैंने सब कुछ काम छोड़ के आने का निर्णय किया 2015 में, जी और मोदी जी भी वो तो हमारे प्रधानमंत्री बने थे और मोदी जी के इंस्पिरेशन से ही, उनके प्रधानमंत्री बनने से ही हमने विदेश में से वापस आने का निर्णय लिया ओह दैट्स कि वंडरफुल। अब भारत सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत का सक्षम नेतृत्व मोदी जी जैसे नेता के हाथ में है। जी उसके बाद आने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी आर्ट है और आर्टिजन भी है, और जब हमारे देश को जो स्वतंत्र दिलाने में सबसे बड़ा उपयोग किया था खादी ने, जी स्वदेशी मूवमेंट, जी जिसमें खादी के वस्त्र सब लोग धारण कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो खादी उस टाइम पे 2015 के अंदर में जब आया, 14-15 के अंदर, तब मैंने सोचा कि उसकी उतनी कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बाद तो मोदी जी ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया और खादी का सेल आज 200, 300, 400 गुना बढ़ गया है। लोग खादी पहन पे ही लगे और खादी के प्रति लगाव भी हुआ है। जी उस समय पे खादी क्या होता है, कौन सा कपड़ा क्या होता है, कैसे बनता है, वो मुझे कुछ पता नहीं था। क्या वुलन क्लॉथ क्या होता है, कॉटन क्लॉथ क्या, वो भी नहीं पता था। राइट तो मैंने खुद उसमें रिसर्च किया। फिर मैंने मोदी जी की मन की बात सुनी। ओके मन की बात में उन्होंने खादी का विशेष जिक्र किया। जिक्र किया था, विशेष उन्होंने खादी के बारे में बताया था। तब से मुझे खादी के बारे में रुचि जागी। ओके तो मैंने खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया और उसके बाद खादी कैसे बनता है, खादी का इतिहास क्या है, और खादी के बारे में सामान्य भाषा के अंदर मैंने एक किताब लिखी ओके जिसका नाम है खादी सूत्र, और उसी प्रकार से मैं एक लेखक बन ओके गया। नहीं, बट ये इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च लगता है ये जी करने के बिल्कुल, लिए। काफ़ी आर्टिशन से भी मिलना पड़ा और एक जीवन की जर्नी है। जहाँ-जहाँ मैं गया वहाँ-वहाँ नई चीज़ें जानना मिली। अभी आप देखिए कि खादी इज़ द मोस्ट ब्रीथेबल क्लॉथ। अगर खादी ठंडी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडी रहता है, ये बिल्कुल बहुत लोगों को नहीं पता है। करेक्ट। दूसरा, आज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो खादी का 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए सिर्फ 5 लीटर पानी जाता है, जबकि दूसरा कपड़ा बनाने के लिए 60 लीटर पानी जाता है, 1 मीटर ओह के लिए। तो आप समझो, अगर खादी आप पहनते हो तो आप कितना पानी का बचाव कर सकते हो और पर्यावरण को सपोर्ट कर सकते हो। माय गुडनेस, आई थिंक दर्शकों, ये जो इन्होंने आज बात कही है, ये मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है एंड आई एम श्योर जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम होगा। तो जो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक आपकी बात से बिल्कुल सहमत होंगे और खादी को सपोर्ट करेंगे। जी, धन्यवाद। आपकी ये सब करने के पीछे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन व्हाट व्हाट इज दैट थिंग जो आपको मतलब कीप ऑन गोइंग रखता है? देखो, भारत के प्रति प्यार, भारत के लोगों के प्रति अपूर्व श्रद्धा और भारत को दुनिया की महासत्ता बनाने का ध्येय, ये चीज़ें आपको प्रेरित करती है कि कोई ना कोई आप भारत की चीज़ को उठाइए,
विश्व में उसका डंका बजाइए, उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किए, उसके इतिहास से प्रेजेंट किए। आज तक हमारा इतिहास छुपाया गया, हमारा समृद्ध इतिहास था, हमें गुलामी मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की गई है। पर जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद हमारा इतिहास बाहर आ रहा है, जो हमारा समृद्ध इतिहास था। जी अभी सिर्फ और सिर्फ हमें गुलामी सिखाई गई थी, और उस गुलामी से मानसिक रूप से हमारा विचारों को हम उन्होंने एक तरह से बाधित किया था कि हम कुछ लेवल से ज्यादा सोच नहीं सकते थे। करेक्ट तो फिर से स्टार्टअप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, अपने आप में विश्वास करो, आप जॉब टेकर नहीं जॉब गिवर बनो। राइट ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे ना देश की इकोनॉमी बढ़ती है। देश की बिल्कुल इकोनॉमी बढ़ती है तो देश खुद समृद्ध होता है, लोग समृद्ध होते हैं, और देश का सर्वांगी विकास होता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू तो इसी प्रकार से मेरी एक इच्छा थी कि मैं एक ऐसी कंपनी क्रिएट करूं जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं 20,000 लोगों को जॉब दूं। और वो कंपनी का मॉडल होना चाहिए सोशल इकोनॉमिकल, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, पर जो एंड वीवर, जो काम कर रहे हैं, जो एंड कलाकार आर्टिशियन काम कर रहे हैं, राइट उन लोगों को पहचानना, उनकी कला को विश्व पटल पे रखना, ये मेरा उद्देश्य है, और सतत मैं उसके लिए कार्य करता रहता हूँ। वाओ दैट्स एन कमेंडेबल जॉब एंड हम आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए देते धन्यवाद। हैं कि आपके उस सपने में आप बहुत कामयाब हो। धन्यवाद। नचिकेत जी, आपने बॉर्डर डिप्लोमेसी से लेकर ग्लोबल डेवलपमेंट में बहुत डाइवर्स फील्ड में आपने काम किया है, तो ये सब करने में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है और क्या चीज से मिलता है? देखो, सबका एक ही आंसर है, देश प्रेम। देश की बॉर्डर को आप जानोगे। अभी फिलहाल ही मोदी जी ने बोला है कि बॉर्डर टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, लोगों को एटलीस्ट जाके 2 रात 1 रात बॉर्डर विलेजेस पे गुजारना चाहिए, या वहां पे उनके साथ रह के, उनके घरों में रह के हमें उनके कल्चर को समझना चाहिए। भारत की जो लैंड सीमा है, जमीनी सीमा है, वो करीबन 15,100 किलोमीटर जितनी अलग अलग देशों के साथ जुड़ी हुई है, और कोस्टल सीमा है 7,500 किलोमीटर के करीबन है। तो आप अलग अलग सीमाओं में जाओगे, वहां अलग अलग कल्चर है। भूटान सीमा के साथ अलग कल्चर है, चाइना सीमा के साथ अलग कल्चर है, राजस्थान सीमा, गुजरात सीमा, कश्मीर में जाओगे तो अलग कल्चर है, पाकिस्तान के साथ। और हमारा जो पूरा देश बनता है वो विविध कल्चर को एक साथ मिलके करता है। तो आपका जो सवाल है कि किससे आपको किस एक जगह से, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं पूरा भारतीय हूँ। हर एक जगह मुझे अलग अलग एनर्जी देती है और अलग अलग उत्साह देता है। जी भारत के बॉर्डर विलेजेस का डेवलपमेंट जब होगा तो भारत का सर्वांगी विकास होगा। जी और मैं भारत के विलेज के लोगों को संपूर्ण रूप से प्रणाम करना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से हम सुरक्षित है। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वेरी ट्रू। तो उनकी वजह से आज भारत देश सुरक्षित है, और बरसों से, सदियों से उनके पुरखों ने भारत की रक्षा करने का कार्य किया है, और पहले चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, जिस तरह से हमारा देश समृद्ध और सुरक्षित है। अब मोदी जी ने अभी बताया था कि भाई आप बॉर्डर टूरिज्म पे जाइए, अलग अलग जगह की अलग अलग टूरिज्म है, जो आपने कभी भी, ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसे ऐसे खान पान है, ऐसे ऐसे पहरवेश है, ऐसी कला है कि हमने जो कल्पना भी नहीं की होती, वो जाने से ही पता चलता है। तो जैसे आप बॉर्डर विलेज पे जाइए, एटलीस्ट 1 या 2 रात बॉर्डर विलेज पे किसी के घर में गुजारिए, उससे आपको उनके साथ रहने का भाव, उनके कल्चर को जानने की क्षमता, ये सब आपको मिलेंगे, और वो काफी वेलकमिंग लोग हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हम बोलते हैं बॉर्डर विलेज को आखिरी गांव, वो चेंज करके वो हमारा प्रथम गांव है। अगर वो है तो हम है। तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है, और वो धीरे धीरे आज कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। बॉर्डर डेवलपमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी माननीय गृह मंत्री श्री ने स्टार्ट किया है, जो बॉर्डर विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए है, और उनका सर्वांगी विकास के लिए काफी सारी योजनाएं हैं। प्लस पर एज ए भारतीय हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हमें अपनी, जहां पे हमें नजदीक बॉर्डर मिलती है या दूर बॉर्डर मिलती है, हमें जो इच्छा होती है वहां पे हमें अपने ग्रुप के साथ काफी सारे एनजीओ को लेके जाना चाहिए और बॉर्डर डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। ग्रेट। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं एक दो पॉइंट्स की एक्चुअली बॉर्डर पे किन किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे आपने बोला एनजीओ को लेकर जाना चाहिए, तो दे विल हैव मोर क्लैरिटी। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि आज आप समझो, आप खुद बताओ कि आप अपने भारत के बॉर्डर विलेजेस पे, कितने बॉर्डर विलेजेस पे गए हो, कहां पे आप रुके हो? जी ठीक है। तो जैसे भारत के बॉर्डर विलेज समृद्ध है, उनको एक आत्मीयता चाहिए, उनको लोग मिलने वाले चाहिए, उनकी भावनाओं को समझने वाले चाहिए। जितना टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा उतना वहां पे डेवलपमेंट होगा। एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी जगह पे जहां जहां टूरिज्म इंक्रीज होगा,
उनकी लाइफस्टाइल उतनी इंक्रीज होगी वेरी क्योंकि ट्रू। उनको इनकम होगी। तो भारत के बॉर्डर विलेज समृद्ध है, पर कहीं पे आप देखिए कि भाई आप शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं, कहीं पे उनका जी स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी है, तो हमें उनको स्किल सिखाने के बाद उसको अपलिफ्ट करके हमें ग्लोबल लेवल पे उसका प्लेटफॉर्म पे ले स्किल को आना ला है। सके, तो उनकी जो 10 रुपए की प्रोडक्ट है वो 100 रुपए में बेच सके। जी जी सो जी मैं ऐसा तो आपको एक लाइनर नहीं कहूंगा कि कोई जरूरत है या बॉर्डर, हाँ बिल्कुल जरूरत है, हमेशा हर लोगों को साथ की जरूरत होती है, यूनिटी की जरूरत होती है, लोगों की जी जरूरत होती है, तो जरूर हमें जाना चाहिए और विभिन्न विविध प्रकार से हमें जिस तरह से हेल्प करिए। जैसे किसी का स्पोर्ट्स का एनजीओ होता है तो वो वहां जाके भी काफी सारे फुटबॉलर अपने देश के आ सकते हैं, विराट कोहली ओके सचिन तेंदुलकर भी बॉर्डर से आ सकते हैं, पर जी वहां पे जाके आप पहुंचो, उनको वो सुविधाएं दो, उनको वो प्रशिक्षण शिक्षण उस लेवल का मिले, उस तरह से राइट किसी कोच को आप इंस्पायर करो या उनको करो, तो वो मेन धारा में आके भी अपने देश का नेतृत्व कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ बहुत अहम बात है। हम टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज नचिकेत जी ने हमें बॉर्डर विलेजेस के बारे में बताया है, हम सबको सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो क्यों ना कर सके। जी और कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे इस आपके थीम में या इस जो काम में, तो जुड़ सकता है। देखिए मैं सीमा जागरण मंच की बात करूं, 1985 से सीमा जागरण मंच जो भारत की विविध अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं, जी उसकी एक गतिविधि है मंथन। तो मंथन गतिविधि का अभी फिलहाल मैं उसका राष्ट्रीय कन्वेनर हूँ, संयोजक हूँ। तो हमारा कार्य ये होता है कि हम सब एनजीओस को प्रेरित करते हैं कि आप बॉर्डर विलेज विजिट करिए, जी फिर आपको जो लगे, आपको जैसे भी लगे, आप वहां पे अपना योगदान दीजिए, जी जिससे बॉर्डर विलेजेस डेवलप्ड हो और भारत की सीमाएं सक्षम बने। उसके लिए हम निरंतर कार्य करने सकते हैं। तो मंथन हमारा एक विचार है। तो मंथन के साथ ये लोग आराम से जुड़ सकते हैं, हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे मंथन पूरे देश में फैला हुआ है, कहीं से भी कोई भी कार्यकर्ता का संपर्क कर सकते हैं और अपने लेवल पे अपने एनजीओ का नाम यूज करके जो भी चीज है वो जाके कर सकते हैं। हम उनको सहायता भी दे सकते हैं, हम उनको मार्गदर्शन भी दे सकते हैं कि आपको ओके कहाँ जाना है और क्या करना है, ग्रेट वो हम कर सकते हैं। ग्रेट। तो अगर आपके ये पॉडकास्ट पे कोई कनेक्ट करता है, कोई कमेंट करता है, तो आप पर्सनली उस चीज़ का रिप्लाई करना पसंद करेंगे या हम आपको डाइवर्ट करें उस चीज़ को? नहीं, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आज देश के विकास के लिए कोई सहभागी बनना चाहता है, ये मेरा सौभाग्य होगा कि कोई मेरा संपर्क करे और मेरे तरफ से जो भी, जैसे आपने जो बात बताई उससे मुझे एक बात याद आ रही है कि जब राम सेतु बन रहा था तब गिलहरी गिलहरी कहते हैं ना, जी, हाँ जी, जी, गिलहरी गिलहरी। ने छोटे छोटे पत्थर उठा के वहां पे राम सेतु में रख रहे थे। तब किसी ने उनसे पूछा कि भाई तू इतनी इतनी छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। पर उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर कल इतिहास लिखा जाएगा, राम सेतु का इतिहास लिखा जाए, सतयुग का इतिहास लिखा जाएगा, अगर मैंने बैठ के कुछ नहीं किया जी, तो मेरी आने वाली जनरेशन बोलेगी कि मेरे पूर्वजों के सहभागी नहीं बने। तो मैं भी इतिहास का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं सतयुग का इतिहास का हिस्सा बनना चाहती ओके, हूँ और मैं सत्य का साथ देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं छोटा कंकर उठा के भी मैं राम सेतु में डालूंगा। वाओ! तो इसी तरह मेरा भी एक कंकर प्रयास है। ओके, तो लोग मुझे मदद करेंगे तो मैं अपने से जितना हो सकता है उतना मैं दैट्स करूंगा। वंडरफुल। दोस्तों, अगर आपको जब ये पॉडकास्ट सुनोगे और आपको लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ये खुद नचिकेत जी आपको रिप्लाई करेंगे और हम आपको देखेंगे कि उनसे जुड़ सके। जी नचिकेत जी, आपने खादी सूत्र जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उसको आज आप करंट सिचुएशन में, मॉडर्न सिचुएशन में कैसे उसको रेलेवेंट मानते हो? देखिए, फिर से हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही सक्षम हाथों में है। जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को एक आग्रह किया है कि आप 1 साल के अंदर एक खादी का कपड़ा खरीदिए। उससे खादी के सेल में बहुत बड़ी बिक्री आ गई है और हमारे मोदी जी खुद ब्रांड एम्बेसडर है। कहीं पे भी विदेश में जाते हैं तो वो खादी का खादी, कपड़ा पहन के जाते हैं। वेरी उनसे ट्रू। बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर है नहीं। तो उनके सतत प्रयासों से लोगों में एक माहौल पैदा हुआ है, एक उत्साह पैदा हुआ है और आज भी लोग खादी पहनते हैं। मैं मुख्यतः 90% मैं खादी के ही कपड़े पहनता हूँ क्योंकि उनकी मन की बात जब से सुनी तब से मेरे में परिवर्तन आया और मैं लोगों को भी प्रेरित करता हूँ। मैं किसी को कपड़ा कोई गिफ्ट में देता हूँ वो भी खादी का देता वाओ! हूँ। दैट्स तो एक्सीलेंट। एंड तक हमारा जो खादी का विवर है वहां तक उसको लाभ पहुंचे। सो धीरे धीरे करके हम सब ब्रांड एम्बेसडर है, हम सबको खादी पहनना चाहिए बिल्कुल। और उस तरह से देश में स्वदेशी मूवमेंट का एक
बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वाओ, दैट्स वंडरफुल। एंड आई थिंक आप खादी में पहले जैसा तो है नहीं, लॉट ऑफ कलर्स एंड वेरी इनोवेटिव थिंग्स एंड मॉडर्न क्लोथिंग भी आए हैं, तो हमारी यंग जनरेशन को भी ये मैसेज आप बिल्कुल देना चाहेंगे कि उनको भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। खादी जैसा कोई कपड़ा ही नहीं है। खादी स्किन फ्रेंडली, स्किन आपको बहुत अच्छी रहेगी। जिसको स्किन डिसीज होता है कपड़े पहनने से, वो खादी एक बार पहन के तो देखे, सब चला जाएगा। मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट पे बताया अभी कि खादी इज अ मोस्ट ब्रीथेबल फैब्रिक, जो यस, गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है। और खादी का एक खुद का स्टाइल है। अगर आप खादी पहनोगे तो आप 100 लोगों के बीच में अलग ही दिखोगे। वेरी ट्रू। तो खादी पहनिए, अभिमान स्वाभिमान के साथ पहनिए और गर्व जी, के साथ खादी जी, पहनिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नचिकेत जी, खद्दर ग्राम इंटरनेशनल आर्टिजन्स एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट को डिजिटल एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया और आपको इसका इम्पैक्ट किस तरह से दिख रहा है? देखिए, आइडिया तो मेरा एक ही स्रोत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी। मोदी जी ने जब वोकल फॉर लोकल का आइडिया दिया, जी, स्वदेशी का आइडिया दिया, मेक इन इंडिया का आइडिया दिया, तो हमारा इंडिया इतना समृद्ध है, इतनी सारी चीजें बना सकता है कि पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। बिल्कुल। पर उसको चैनलाइज करने के लिए एक माध्यम चाहिए। हर काफी सारे माध्यम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के माध्यम है, सब लोग यूज कर रहे हैं। पर एक मेरी तरह से मुझे एक विचार ऐसा आया कि जैसे भी मैंने आपको पॉडकास्ट के बताया था कि मुझे 20 से 30 हजार लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है जी, अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, जी, जिसके अंदर उनको पैसा भी मिले, उनकी जीवन की गुणवत्ता भी बढ़े और जी, उनको स्किल डेवलपमेंट भी मिले। तो उस हिसाब से मैंने भारत में कई जगह पे भ्रमण किया। मेरे साथ पूरी टीम लगी हुई है। जो लोग वॉलंटियर है वो अपनी तरह से आगे बढ़ के इसमें काम करना चाहते हैं, तो हम उनको स्किल डेवलपमेंट का स्किल डेवलपमेंट, उसकी स्किल को डेवलप करते हैं। ओके, काफी संस्थाएं हैं जो स्किल डेवलपमेंट, फैशन, ये सब में जुड़ी हुई, वो हमें उनके ट्यूटर को एज अ वॉलंटियर देते हैं। हम उनको एक एक वीक के लिए उनके साथ रखते हैं, या तो फिर उनको बुलाते हैं, ओके, उनका डेवलप करते हैं, उनको साक्षरता देते हैं कि आपके प्रोडक्ट को डिजिटलाइज करने से, या फिर अमेजोन पे रखना है, या कोई भी आपको डिजिटल मार्केटिंग साइट पे रखना है तो आप कैसे रख सकते हो, जी, कैसे फोटोग्राफ लेना है, क्या उनकी प्राइसिंग कर सकते हो। तो ये सब हमारे वॉलंटियर्स पूरे ओके, भारतवर्ष में कर रहे हैं। अब भारत विविधता से जुड़ा हुआ है। जी, आसाम का कपड़ा अलग है, गुजरात की चनिया चोली अलग है, और कश्मीर की पश्मीना अलग है। बिल्कुल, तो और तांजोर पेंटिंग आप साउथ से ले लो तो वो अलग है। वेरी तो ट्रू, हर एक की एक अलग ही पहचान है। वेरी ट्रू, तो उस पहचान को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जो जी, खद्दर ग्राम इंटरनेशनल वो प्लेटफॉर्म को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ओके, तो हम वीवर्स के साथ हम भारत का इतिहास भी दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ओके, जो सदियों से सजे खादी, खादी कॉटन, तो उसका जिक्र महाभारत में भी है। जी, जो मैंने किताब लिखी है खादी सूत्र, उसमें मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि भाई ये चीज कहाँ सदियों से खादी बनती आ रही थी, नाम अलग अलग थोड़ा था। रेफर कर पाएंगे? थोड़ा सा। कि जैसे हमने बात की महाभारत के अंदर, तो खादी एक मॉडर्नाइज शब्द है। तो बरसों से इतिहास में हर एक जगह पे कोई ना कोई हाथ से बुने हुए कपड़े का उल्लेख हुआ है। और जी, भारत, अगर आप देखो तो कई सदियों से पहले भारत कपड़ों के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। जी, विश्व के लोग भारत के कपड़े पहनते थे और भारत के कपड़े भी वहां उसकी तारीफ की जाती थी, और उसके जैसे कपड़े कोई बनाते नहीं। जैसे महाभारत में कपड़ों का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय वस्त्र, युद्ध के वस्त्र, और जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के सूते हुए, बुने हुए रेशमी वस्त्र, जी, तो ये सब खादी के एक प्रकार ही है। खादी का मतलब आप सिंपल ही कीजिए, जो हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है उसको खादी बोलते हैं। जी, तो आप इतिहास के अंदर कहीं पन्नों पे वस्त्रों का उल्लेख करोगे, जिसको आज मॉडर्न एरिया में हमने उसका खादी का नाम दिया है। और खादी पहले खद्दर के नाम से भी जानी जाती थी। जी, कई एरिया में आज काफी पुराने लोग खादी को खद्दर भी बोल रहे हैं। जी, और संत कबीरदास ने भी खादी का श्लोक में और उनके एक पंक्ति है जिसके अंदर उन्होंने सूताई का एक वर्णन किया है, ओके, जो है संत कबीरदास जी ने बोला है कि चरखा जिनी जरे, कतोंगी हजारी का सूत, ननंद के भैया की सौं। अर्थात मैं सबसे अच्छा सूत करूंगा, अर्थात मैं स्वामी की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं उत्तम सूत काटूंगा। तो ओके, इसमें भी कहा जाता है कि कबीरदास जी खुद एक अच्छे बुनकर थे, जी, वो जी, बहुत अच्छा सूत काटते थे। तो काफी सारे इतिहास के पन्नों में आप देखोगे तो कपड़ों का वर्णन हुआ है, और भारत के सुवर्ण काल में एक वो बहुत बड़ा व्यापार का माध्यम भी था, जी, जिसको आज के देश में खादी कह रहे हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी बताया है कि खादी से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जी, खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन, ये राइट। इनका सूत्र है।
ग्रेट। तो जैसे हमारे भारत देश में बहुत अलग-अलग कपड़े बनते हैं, पर व्हाई पर्टिकुलरली खादी, ये क्यों आपने चुना? खादी, खादी इंडिजियस, खुददारी, स्वाभिमान। खादी एक ऐसी चीज है जिससे देश की रूरल इकोनॉमी, देश के आर्टिजन का उद्धार और काफी सारी चीजें, पर्यावरण का संरक्षण, काफी सारी चीजें खादी से जुड़ती है। जी, ये एक भारत की आइडेंटिटी है और हमारा एक रिच कल्चर की निशानी है। जी, खादी का धागा एक ऐसा धागा है, ये सब चीजों को एक साथ एक धागे में हमें एकरूप करता है, एकता दिखाता है और हमारा स्वाभिमान बरकरार रखता है। वाओ! सो खादी एक सोच, एक विचार, एक देश के डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है और बनेगा भी। तो उसके अंदर हमें खूब कार्य करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को देश में खादी का एक ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए राइट, और खादी को अपने अपने आर्टिजन को, अपनी रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए और गर्व से कहो कि हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करते हैं। तो जी। इसीलिए खादी का उपयोग बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये बताया कि किस तरह से और क्यों खादी का उपयोग करना चाहिए। नचिकेत जी, आपने यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, मेमोरेबल वो कोई मोमेंट हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, मैं तो एक एनजीओ के थ्रू गया था जो यूनाइटेड नेशन में एमपैनल है और भारत के तरफ से वो एनजीओ भारत का एनजीओ था, तो उस तरह से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था, वो एनजीओ को रिप्रेजेंट किया था। पर वहां पे हमने जब यूनाइटेड नेशन में आफ्टर कोविड गया था, जी, तो भारत ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के राजनीतिक लोग आए थे, सबके अंदर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात थी। भारत को लोग बहुत धन्यवाद कह रहे थे, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने कई सारे देशों के लोगों की जान बचाई, जी, उनको समय से वैक्सीन प्रोवाइड किया और उन लोगों की जान बची। हम इनोवेशन में सबसे फास्ट हम वैक्सीन का संशोधन कर पाए। जी, हमारे यहाँ जो रिसर्च टीम बैठी थी उसने तुरंत ही उसका समाधान ढूंढा और छोटे छोटे कई देश है, अगर इसको टाइम से वैक्सीन नहीं मिलती तो वहां जनसंहार हो जाता, काफी सारे लोग कोविड से अफेक्ट होते और काफी समुदाय का निशान, नामो निशान लुप्त हो सकता था। ऐसी कोविड का जो सेकंड वेव, फर्स्ट वेव आया, हमें सब पता है। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जी। हमारे देश ने काम किया। तो हमारे देश के साइंस, इनोवेशन, लॉजिस्टिक एंड डिप्लोमेसी, इसकी यूनाइटेड नेशन में बहुत लोगों ने तारीफ की और गर्व से अगर मैं भारत से गया हूं तो मुझे इतना मान सम्मान मिला और लोगों ने बहुत सम्मानपूर्ण नजर से मुझे देखा, मेरी बातचीत की और मुझे समझा। ओह वाओ! तो आने वाले वक़्त में आप ये डिप्लोमेसी को किस रूप में, मतलब किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? देखो, उत्तर उत्तर भारत के विकास विकास होगा। हम एक महासत्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले आर्थिक महासत्ता बनेंगे। आज हम डिफेंस सेक्टर में आगे, आज हम एनवायरनमेंट सेक्टर में आगे, आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे। जी, देश, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी आज इंडिया में आके, भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। तो भारत का विकास बहुत निश्चित, जब नेतृत्व बहुत ही स्ट्रांग होता है तो जी। अपने आप उसका विकास होता है। और मोदी जी ने तो दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। आज हर कोई लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने देश के गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश में आके काम करना चाहते हैं। और जब मोदी जी ने जो सूत्र दिया है कि जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट टू एनवायरनमेंट और मैक्सिमम उसमें से अच्छे प्रोडक्ट बनाना, वो सूत्र पूरे दुनिया के अंदर काम में आ गया और डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत आगे प्रगति कर रहा है। वाओ! अ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत होती हूँ। मोदी जी जिस तरह से नेतृत्व करते हैं, बट ऑन अ लाइटर नोट, आप बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मोदी जी के। मेरा जीवन परिवर्तन उनको देखते ही हुआ है। ओके, आज जन सेवा का जो मेरे में भाव आया है, डेडिकेटेड, जो इंसान आज भारत का प्रमुख स्थान पे होके 18-18 घंटे काम करता है, जो सोता नहीं है, देश के छोटे से छोटे तबके के लिए वो जो सोचता है, तो वो जब इतना अच्छा हमें नेतृत्व मिला है तो उनके हाथ और स्ट्रॉन्ग करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको सशक्त करना एक भारतीय नागरिक की फर्ज होती है, जिसमें मैं छोटा-सा सहभागी होता हूँ और उनको देख के ही आज जन सेवा का हमें एक मौका मिला है। वाओ! विश यू ऑल द बेस्ट कि आप भी आगे चलकर मोदी जी जैसे ही बने, उनके नक्शे कदम पर चले और भारत को ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स मिलते रहें। नचिकेत जी, सीमा वंदन यात्रा में आपने कई लोगों को जोड़ा है, तो आप कुछ उसके बारे में हमें एनलाइटन करेंगे? देखिए, सीमा बंधन यात्रा एक सोच है। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम सामान्य लोगों को सीमा के दर्शन कराएं जी,
और सीमा वंदन यात्रा का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में जितने भी हमारे भाई बहन रह रहे उनको हम पर्सनली जाके वंदन करें। उनका वंदन इसलिए बनता है कि वो बरसों से हमारी भारत को सुरक्षित रख रहे हैं और प्रथम लाइन ऑफ डिफेंस है। Yes. वो काफी सारी चीजों को उन्होंने झेला है। भारत के काफी सारे युद्ध हुए, वहां पे भी वो डट के अपने गांव में रहे, भारत का सपोर्ट किया और हमारी सीमाओं को सशक्त बनाया, हमारे सुरक्षा बलों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। तो एक ये यात्रा ऐसा प्रयास है कि भारत के हर एक सीमाओं पे, भारत की जमीनी सीमा और भारत की समुद्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पे मैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ लीडर्स हैं, जो भी व्यक्ति जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो हम पूरा 15-15 दिन के बैच में ये यात्रा निकालते हैं और हम लोगों के घरों में जाके रुकते हैं, उनका ही खाना खाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके प्रथम चरण में हमने गुजरात और राजस्थान की बॉर्डरी सीमावर्ती का हमने यात्रा की। बहुत हमें उसमें सफलता मिली। काफी सारे लोग अब हमारे साथ नेक्स्ट यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। प्लस हमें वहां के लोगों का इतना ज्यादा वेलकम मिला। लोगों के आंसू से लोगों ने हमारा अभिवादन किया। हमारे साथ एक महिला थी शिरीन जी, जो स्पोर्ट्स के लिए एनजीओ चलाती है। उनको देख के वो तो गले मिल मिल के लोगों के साथ रोने लगी और उन्होंने कभी गांव बॉर्डर देखा नहीं था। तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और परिवर्तन आने के बाद उन्होंने काफी 100 लोगों को प्रेरित किया कि आप बॉर्डर पे जाके रहो और रहो। तो इस तरह से एक व्यक्ति से लेके हजारों लोगों तक और लाखों लोगों तक और करोड़ों लोगों तक ये विचार पहुंचेगा और लोग भारत की सीमाओं को सशक्त करने के लिए, अपने प्रथम गांव को सशक्त करने के लिए काम करेंगे। वाह, दैट्स वंडरफुल एंड आई एम श्योर आपकी इस बात के बाद काफी लोग और मोटिवेट होंगे और आगे आएंगे सीमा की यात्रा के लिए। नचिकेत जी, मैंने आपकी काफी एक्टिविटीज को फॉलो किया है। आप पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए बहुत मतलब एक्टिव रहते हो, तो उसके बारे में अगर कुछ शेयर कर सको। देखो, पर्यावरण के अगर आप सीधे समझने जाए तो भगवान क्या है? ब फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, आ फॉर अग्नि, न फॉर नीर। वाह। यानी भगवान शब्द के अंदर ही पर्यावरण है जी। पर्यावरण का संरक्षण करना एक हमारा फर्ज है। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का एक छोटा सा कार्य कर रहा हूं। उसके दौरान हमने विश्व का सबसे बड़ा समुद्र क्लीनिंग का प्रोग्राम किया था। उसको हमने नाम दिया था स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। हमने भारत का 7,500 कोस्टल एरिया है, वो हमने कोस्टल डे के दिन 17 सितंबर को एक साथ 7,500 किलोमीटर दरिया किनारा साफ करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। वाओ, कमेंडेबल। और वो 0 बजट था। यानी हमने लोगों को जागरूक किया और लोगों ने समुद्र को वंदन करते हुए उसकी सफाई के काम में सहभागी रहे। काफी सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं भी जुड़ी थी, काफी सारे सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी थी, पर ये एक 0 बजट का प्रोग्राम था। लोगों ने अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझ के उस दिन वो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सहभागी बने और 7,500 किलोमीटर का एरिया 17 सितंबर, माननीय मोदी जी का बर्थडे भी था उस दिन, तो हमने साफ करके एक उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और सफाई अभियान भी। वाओ, दैट्स रियली कमेंडेबल एंड मोटिवेटिंग आल्सो। आई थिंक आप इस बारे में हमारे यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो सफाई अभियान होता है ना, वो घर से निकलता है। अगर आपका घर साफ है तो आपका आंगन साफ है, अगर आपका आंगन साफ है तो आपका मोहल्ला साफ है, आपका मोहल्ला साफ है तो आपका शहर साफ है, अगर आपका शहर साफ है तो आपका राज्य साफ है और राज्य साफ है तो आपका देश साफ है। तो देश की सेवा के लिए आप घर में से कचरा कम से कम निकालिए और गीला कचरा और सूखा कचरा उसको अलग करिए। कचरा न्यूज़पेपर कचरा कब बनता है? जब आप कचरे के साथ मिक्स करते हैं, वरना तो वो आखिर तक न्यूज़पेपर ही रहता है। राइट। तो वहीं से ही घर से आप अभियान एक स्टार्ट कीजिए। गीला कचरा सूखा कचरा अलग करिए। कम से कम घर में पानी का उपयोग करिए। कोई भी गेस्ट आता है उसको फुल कप नहीं, आधा कप पानी दीजिए, चाहे 2 बार दीजिए, पर एक आधा कप पानी दीजिए। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए। हमने अभी जो महाकुंभ गया उसके अंदर भी एक गतिविधि चलाई थी, उसका नाम था एक थैला एक थाली। वो भी 0 बजट था। कैसे? हमने हर घर से बोला कि भाई आप एक कपड़े का थैला दो और आप एक स्टील की थाली दो। ऐसे करीबन हमने 17 लाख थालियां और 12 लाख थैला हमने महाकुंभ के अंदर पहुंचाए, हर एक अखाड़े में पहुंचाए। तो पहले क्या होता था कि डिस्पोजेबल प्लेट्स आती थी, लाखों हजारों टन कचरा हमने बचाया।
राइट, इकोनॉमी को सपोर्ट किया कि बार बार हमने वो जो लोगों पैसे खर्च करते डिस्पोजेबल कप में डालने के लिए, वो सब हमने अपने तरफ से उसको रोका और जाके हमने जहां जहां अखाड़े थे, जहां रोज हजारों लोग खाना खाते थे, उनको जाके हमने स्टील की थालियां दी। वाओ, तो वही थाली का यूज करके धो के फिर से वही थाली से खाते। तो काफी सारा हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किया, प्लस उनको एक कपड़े का थैला दिया। राइट, यानी आप कुछ भी बांटते हो तो आप वो कपड़े के थैले में डाल के लेके जाइए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए। वहां वेरी वैसे भी थे, सरकार भी जागरूक थी, पर उसके अलावा ये हमारे से बहुत बड़ा अभियान था, एक थैला एक थाली। वाओ, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब तबकों से लोगों ने एक एक थाली दान की, एक एक थैला दान किया और महाकुंभ की सफलता में अपना योगदान दिया है। दैट्स ब्यूटीफुल। ये बहुत एक इनोवेटिव इनिशिएटिव था। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, हमारे एंसेस्टर्स, आई थिंक तब जब शादियां होती थी तो अपने घर से थाली, कटोरी, पानी का लोटा लेके जाते थे जी, और उसी में खाना खाते थे। मतलब दे वर मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं कोई पॉलिटिकल बात करना तो नहीं चाहूंगा, पर काफी सारी चीजें ऐसी आई पिछले जमाने में जब हमारे संस्कृति को भुलाने का प्रयास किया गया। हमारी संस्कृति कितनी महान थी, उसको भुलाने का प्रयास किया गया। लोगों ने ये साबित करने में अपनी एनर्जी और पैसा लगा दिया कि वेस्टर्न कल्चर सबसे ज्यादा है और बहुत महान है, जबकि हमारा कल्चर हम पछाते हैं। जी, हम बीन बजाते हैं और सांपों को घुमाते हैं, जबकि लोग हमारे से ही सीखे गए हैं। वेरी ट्रू, आज जीरो का इन्वेंशन जब भारत ने नहीं किया होता तो आगे गिनती ही नहीं होती। बिल्कुल, तो काफी सारे ऐसे इनोवेशन है। अब उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी में ना जाते हुए बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने बाहर विदेशों में नाम दिया कि अपने इनोवेशन किया, पर उसका हजारों साल पहले भारत में और ग्रंथों में उल्लेख है जी, उस चीज का। अभी नासा का तो 100 साल आप समझो कि उससे पहले ही उससे पहले हम जब कुंडली देखते हैं तो ग्रह कौन से दशा में, आज से 5,000 साल पहले राम जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन बिल्कुल, से नक्षत्र में हुआ था, जी, जी, ये आज भी परफेक्ट कैलकुलेशन हमारे पास है। वेरी तो आप समझो हमारा साइंस कहाँ पे होगा। जी, तो वैसे ही आपने बोला जो पूर्वज जो लेके जा रहे थे, जो थाली लाते थे, ये लाते थे, उन लोगों को ऐसे डिमोटिवेट किया गया और वेस्टर्न कल्चर और संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर और उसकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कुछ चीजें ऐसी डाली गई जो हमारी संस्कृति को वाइप आउट करने के लिए बहुत बड़ा एक भाग बजती है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। भोजन, भूषा एंड भाषा, ओके, अगर ये 3 चीजें खत्म हो जाती हैं तो व्यक्ति की संस्कृति खत्म हो जाती है। ओके, दैट्स तो इंटरेस्टिंग। खाने के लिए भोजन चेंज किया, फास्ट फूड आ गया। जी, 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 भाषा चेंज कर दी, हिंदी को नीचा दिखाने की या अपनी मातृभाषा को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जी, ठीक है। जैसे वस्त्र, जैसे हमने खादी की बहुत बात की, तो वस्त्र हमारे धोती कुर्ते जो भी ट्रेडिशनल वस्त्र थे उसको भी आउटलाइन करके हमने दूसरे वेस्टर्न कपड़े पहनने का रहे। जी, तो धीरे धीरे ऐसे तीसरी और चौथी जब पीढ़ी आएगी तो आपकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। वेरी ट्रू, तो संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपके बच्चों को आपके घर में मातृभाषा सिखानी बहुत ही बहुत जरूरी जरूरी है। है। तो वैसे ही धीरे धीरे अब हमारे देश का नागरिक जागरूक हुआ है। जी, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो कल्चर, हमारी जो सनातनी संस्कृति थी, जो हम पर्यावरण की सेवा करते थे, नदी को माता कहते थे, जी, हम वृक्षों के साथ भी प्यार करते अभी हैं। पूजा करते हैं हम हर चीज, बिकॉज दैट इज वन वे हाँ, ऑफ प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग द प्रकृति, तो Yes. वो हमारे सिस्टम में जुड़ा हुआ जी, था। जी, जी, तो काफी लोगों ने बीच में प्रयास किया, पर धीरे धीरे वो अब वापिस आ रहा है, जो बहुत राइट, खुशी की बात है। यस, और हमारे यंगस्टर्स भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसमें और इन्वॉल्व होके और रिसर्च करके जी, और काम करने की जरूरत है। जी, जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज को बताया है। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी यंगस्टर्स इसे देख रहे हैं वो इससे डेफिनेटली मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कम से कम प्रकृति को हानि पहुंचाए। नचिकेत जी, आगे बढ़ते हुए आपने विदेश में पढ़ाई की है, आपने विदेश में काफी काम भी किया है, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये बताइए, जो एनआरआई कम्युनिटी है उनका हमारे देश पर, मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट में क्या हिस्सा होता है और कैसे वो काम, मतलब हाउ दे परफॉर्म? देखिए, हर एक विदेश का भारतीय बहुत ज्यादा भारतीय है। जी, वो हमेशा अपने देश के प्रति, हमारे देश के अपने गांव के प्रति सोचना चाहता है। मैं खुद विदेश में मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया है। तो मैंने देखा है कि हर एक आंखों में एक सपना होता है कि मुझे अपनी मातृभूमि के वापस जाना है। वो वहां पे रहते हैं पर उनकी शरीर वहां पे होता है, आत्मा भारत में जी, होती है। बिल्कुल, तो विदेशी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। आज आप देखो कि हर एक तीसरा भारतीय मूल का व्यक्ति है विदेश के अंदर, अगर आप जनसंख्या की बात करें तो। जी, और टॉप पोजीशन भी भारतीय आप पाओगे। भारतीय लोग मेहनती है। अगर मेरी खुद की बात करूं, मैंने ठंड में भी कार वॉश की है।
जब मैं पढ़ाई करने जाता था तब। जी जी तो मुश्किल से मुझे याद नहीं $1-2 मुझे मिलते थे। माइनस डिग्री में हमारे यहाँ तो ठंड नहीं पड़ती जहां से मैं गया हूँ, पर वो ठंड के अंदर भी हम $1-2 करने के लिए पूरे 10-10 घंटे खड़े रहते थे और ठंडे पानी से भी कार वॉश करे हैं। ओह माय वहां गॉड। से हमने मेहनत की। मैंने 1 साल वेटरिंग किया है, मैं जी एज अ वेटर। तो जी कई बार आपका अपमान होता है, कई बार आपको जो चीजें, जो मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, पर उस टाइम पे आप जब वेटरिंग करते हो तो आपको सब चीजें सर्व करनी पड़ती है, जी तब आपके आंखों में से पानी भी पहली बार आ जाता है जब आपके कुछ मांसाहार हाथ में उठाते हो। जी अभी तो बिल्कुल। पार्ट ऑफ द सिस्टम है, लोग खाते हैं, कोई प्रॉब्लम, पर वहां पे एज अ वेजिटेरियन जिसने आपने एकदम हो और वो देखो, तो ये सब भावना से हर एक भारतीय, बहुत सारे भारतीय जो अपने आप को स्थापित करने के लिए, मेरे जैसे काफी सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो जी कभी भारत में रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते। करेक्ट। उसका उनका व्यक्तित्व निर्माण होता है, जी उनका ईगो साइड में चला जाता है, उनका हम साइड में चला जाता है, और जो काम करते हैं उसके प्रति उनका लगन होता है। तो जो भारतीय जो बाहर रह के भारत में कमाता है, वो चाहता है कि मेरा भाई, मेरे माँ बाप गांव में खुश रहे, जी जी और मैं इतना भी कमाऊं, वो मेरे गांव में मैं बड़ी कोठी बनाऊंगा, बिल्कुल। मेरे गांव में आके मैं काम करूंगा, मेरे गांव में आके मैं सेवा करूंगा। काफी जी सारे एनजीओ है, काफी सारे लोग हैं जो जहां पे कमाते हैं और गांव में स्कूल बनाते हैं। जी तो उनके देश के प्रति हमेशा एक बहुत ज्यादा श्रद्धा रही है, जी और देश की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है कि जब आके वो वहां से डॉलर पाउंड जब देश में भेजते हैं, तो स्लोली छोटा सा, पर यस एक फर्क पड़ता है। जी और हमारे ये सब भारत के एम्बेसडर है जो बाहर जाके अपने भारत का नाम गर्व से ऊंचा करते हैं। जी बिल्कुल। आज आप देखिए कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो एक भारतीय है। जी जी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम जी, वो भी भारतीय मूल की है। ऋषि सुनाक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, वो भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति है। तो आप कोई भी देश में जाओ, कहीं ना कहीं सर्वोच्च पद पे, नॉर्थ सुंदर पिचाई, राइट। तो आप काफी सारे लोगों को ले लो तो भारतीय लोग मिलेंगे, तो उनका दिल, आत्मा हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के प्रति रहेगा। बिल्कुल। तो एनआरआई कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा, आज एक डायस्पोरा का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है, जी जी और वो जो डायस्पोरा को एक साथ परोने का काम मोदी जी ने किया है। बिल्कुल। मोदी जी के जाने से, कोई भी कंट्री में जाने से अति उत्साहित लोग हो जाते हैं। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पे आने ही वाली थी कि अभी तक मोदी जी आए नहीं, बट ट्रस्ट मी ये डेफिनेटली ये चेंज बिल्कुल है। बिल्कुल यस है। लोग गर्व से कहते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन हो, यूएस सिटीजन हो, पर वो बोलेगा मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। जी आप समझो उतना अपनापन मोदी जी ने लाया है, बिल्कुल। कम्युनिटी को लाइव किया है, जी कम्युनिटी को पुनः जीवित किया है, जी जो भारत के प्रति करे, और उनको वेलकम भी कर रहे हैं आज देश के अंदर। जी तो भारत के जो डायस्पोरा है, जो बाहर रह रहे हैं लोगों का, उसका बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता है, और जी आगे और बढ़ेगी भारत के विकास के अंदर। वाओ दैट्स रियली ग्रेट। एंड हम चाहते हैं कि अभी तो खैर एनआरआई है, लेकिन मोदी जी की जो कोशिश है कि भारतीय कभी बाहर जाए ही नहीं, हमारे देश में ही बसे और हमारे देश के लिए ही काम करे। नचिकेत जी, जी थोड़ा पीछे जाते हुए ओके आपने अपनी पढ़ाई का कुछ साल ऑस्ट्रेलिया से भी किया था, जी। तो वहां पर ये बहुत सुनने में आता था, तो आपको क्या रेसिज्म का फेस करना पड़ा था? ये आपने बहुत मेरी पिछली यादें ताजा कर दी। जी, मुझे भी रेसिज्म का भाग बनना पड़ा था। मुझे भी यहाँ हिट हुआ था तो पूरा मेरा खून-खून जैसा हो गया था। ओह तो फिजिकल असॉल्ट। फिजिकल असॉल्ट, यस, यस, ओह यस, माय फिजिकल। गुडनेस। उस टाइम पे करीबन आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-2007, वहाँ पीक पे था रेसिज्म। तो कहीं न कहीं मैंने भी एक छोटा-सी आवाज़ उठाने की कोशिश की कि भाई हम पैसे भी दें और मार भी खाएँ। बराबर है। तो सरकार को उसके लिए बहुत कठोर या कठिन डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भाई सुरक्षा के लिए, जी जो भारतीय स्टूडेंट है उनकी सुरक्षा के लिए आप कुछ करें। सरकार के साथ कुछ बात-गात भी हुई, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से भी बात की। धीरे करके उसका एक भव्य स्वरूप हासिल हो गया, और काफ़ी सारे न्यूज़ में था कि मेलबर्न के अंदर हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए थे रेसिज्म के खिलाफ। उसके बाद धीरे वो कम कम होता। होने लगा। पर यही चीज़ एक होती है ना कि आप जब बाहर जाते हो तो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए एक आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। किसी को तो आगे आके उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब आप आवाज़ उठाते हो, जी तो हज़ारों लोग वेटिंग में खड़े होते हैं कि एक व्यक्ति आवाज़ उठाए, हम उसके साथ जुड़ जाएँ। तो मेलबर्न के अंदर जब भारतीय स्टूडेंट ने अपनी एकता दिखाई, तो वहाँ की सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा, जी और रेसिज्म के खिलाफ उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, और उन्होंने वो काफ़ी अब तो ऐसी बातें सुनने में नहीं आती कि वहाँ किसी भी प्रकार का रेसिज्म होता है। जी पर जी रेसिज्म एक आप समझो कि कोई एक स्वाभाविक लोग ना
वहां ऐसा समझते थे कि ये लोगों हमारा अधिकार है लोगों को मारना, ये जी। करना, वो बात गलत है क्योंकि गलत। हम एज अ भारतीय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं और उसकी इकोनॉमी में भी हम भागीदार बनते हैं जी जी। और फिर जाके आपको मार खाना, ये कैसी प्रकृति है? बराबर। पर आज भारत का नेतृत्व इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज एक भी व्यक्ति पे ऐसा अटैक होता है तो उसकी सरकार जवाबदार होती है अपनी जी सरकार को। जी। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतने अच्छे हमें विदेश मंत्री कोई मिले। करेक्ट। तो हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दोनों इतने स्ट्रांग है कि ये सब घटनाएं धीरे-धीरे करके कम होती जा रही हैं। जी, यहाँ पर मुझे अभी आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है वो डायलॉग, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आई थिंक ये विदेश में भी ज़रूरी हो गया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल ज़रूरी है कि जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, यूनिटी ही एक कम्युनिटी का निर्माण करती जी। है। अगर आप एक ही नहीं रहोगे, अगर आप बँटोगे, अभी आप रिसेंटली आप एग्ज़ाम्पल ले लो, तो आतंकवादी हमला हुआ, बहुत ही दर्दनाक हमला शर्मनाक, हुआ, बहुत शर्मनाक। शर्मनाक हमला हुआ। वहाँ कहाँ उन्होंने जाति पूछी? वहाँ आपको पूछा कि भई आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप सिर्फ पूछा हिंदू हो। हाँ, तो आप हिंदू हो। तो हम लोग लड़ते रहते हैं जातिवाद में, ये सब जगह पे। जब हमें इकट्ठा होके एक होने के बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर धर्म के नाम पे तो लोगों की हत्या हुई। बिल्कुल। अब क्या करना? इसके लिए एक होके आवाज उठाना जरूरी है। पूरे विश्व में सनातनियों को एक होने की जरूरत है कि भई हमारी रक्षा के लिए एक होने की जरूरत है और हमें उसके खिलाफ एक स्ट्रांग आवाज उठाने की जरूरत है। जी। और हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि जब धर्म पे बात आती है तो आप सबको एक साथ होके उसका विरोध करना, उसका सामना करना, उसके लिए लड़ना, ये आपका अधिकार है, आपका हक है और आपका धर्म है। तो अब समय आ गया है कि हम सब सनातनियों को एक होके, एक साथ होके, जात-पात, धर्म के नाम पे, भाषा, अलग-अलग हम रीजन से है, वो सब भूल के एक होके आगे काम करना है और एक आवाज उठानी। ग्रेट। बटना नहीं है। बटना नहीं। वाओ, तो दैट्स एक रहोगे तो सेफ सेफ रहोगे। रहोगे। नचिकेत जी, हमारे देश ने नहीं पर बल्कि पूरी दुनिया ने पैंडेमिक फेस किया था। उस दौरान आपने कई चीजें की, कई सेवाएं की, आपको कई अवार्ड भी मिले। तो उस पे अगर हमें थोड़ी बातें शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जब महामारी का समय था, बहुत ही विकट समय था और लोगों को पता ही नहीं था कि इसका इलाज क्या हो सकता है, कैसे हम रिएक्ट करें। किसी ने इस प्रकार का महामारी का सामना नहीं किया था। काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी सारे जो हमारे श्रमिक भाई-बहन थे, जी। जो अपने राज्य से दूर जाके काम कर रहे थे, उनको जल्द से जल्द घर पहुँचना था। काफ़ी सारे लोग थे, जो अपने प्रशासन तो काम कर ही रही थी, पर उसके उपरांत प्रशासन की बात ना मानते हुए भी काफ़ी सारे लोगों ने एक बहुत अर्जेंसी दिखाई और उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिसमैनेज हो गई थी। जी। अब ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने काफ़ी सारे लोगों को एयरलिफ्ट करवाया, हमने ओके। काफ़ी सारे लोगों को बसेस अरेंज कर दी, हम हर रोज़ खाना लेके जाते थे और मेनली हम ये भी करते थे कि हम रास्ते में जो गाय होते थे और रात को हम जाके जो श्वान जो जो स्ट्रीट पे जनावर स्ट्रीट पे जानवर घूमते हो। होते हैं, उन सबको की ध्यान रख के हम उनका भी खाना देते थे। नो, प्लस दैट्स गुड। हाँ, तो और हमने सब लोगों को जहाँ-जहाँ अस्पताल की व्यवस्था जिसको आइसोलेटेड जगह चाहिए थी, जिसको जी। माध्यम नहीं मिल रहा था कि भई जगह कहाँ पे है, उसके लिए हमने एक विश्व का एक ग्रुप बनाया था, जहाँ ओके। पूरे राज्य के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए थे। तो कहीं से भी हमारे पास इंक्वायरी आती थी कि भई इनको बेड चाहिए तो हम वो ग्रुप में डाल देते थे और वो ग्रुप से हम फटाफट करके उनको ऑक्सीजन चाहिए, वाओ। उनको बेड चाहिए। उस तरह से एक हम संगठित रूप में काफ़ी कार्य किया और उससे काफ़ी सारे लोगों ने एक-दूसरे की सेवा की, लोगों को अंदर के सेवा की भावना थी, उनका माध्यम हमने प्रोवाइड किया और बहुत ही ज़्यादा हमने दिन-रात तक हम सोए नहीं। हम अपने घर से बाहर रह के स्वाभाविक रूप से आप जब बाहर जाते हो तो घर वालों को भी चिंता होती थी बिल्कुल, कि कोविड लेके ना आए। बिल्कुल, और बिल्कुल। यही चीज़ दर्दनाक रूप से हम बोले कि हमारे जो डॉक्टर्स थे, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी आजू-बाजू के लोग ऐसे सोचते थे, ऐसी भावना हो गई थी। बिल्कुल। तो हम लोग पुलिस अधिकारी जो बेचारे 24 घंटे दिन-रात सेवा करने के लिए खड़े रहते थे। तो हम उनके साथ भी जाते थे, हम काम करते थे। हमारा ऐसा था कि हम जो कपड़े पहन के आते बाहर से नहा लेते थे पानी से, फिर वहीं बैठ के सूखते थे, फिर ओह! कपड़े चेंज करते थे, फिर 1-2 घंटे के बाद हम घर में जाते थे कि हमें ये डर लग रहा था कि हमारे कपड़ों से कहीं से भी किसी को फैमिली भी में किसी को फैमिली को नहीं भी आना है। इन्फेक्शन ना लगे। तो एक ऐसा मुश्किल समय था पर लोगों ने बहुत साथ दिया। हमने बहुत ज़्यादा जितना भी हो सके उस तरह से हमने कार्य करने की कोशिश की थी। ग्रेट। दैट्स रियली मतलब कमेंडेबल चीज़ है कि आपने
इवन वो जो जीव बोल नहीं सकते उनके लिए भी सोचा, बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि पैंडेमिक में लोगों के लिए बहुत लोगों ने किया, लेकिन ये कुछ अलग आपने सोचा कि इनको कौन देखेगा। रियली कमेंडेबल। जैसे मैं आपको उसका एग्जांपल दूं कि दिल्ली में भी वीआईपी एरिया है, जी जी पार्लियामेंट के आजू बाजू का एरिया। जी। अगर आप स्ट्रीट डॉग्स, आप अगर बहुत सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आपको स्ट्रीट डॉग दिखते हैं, आप खाना दे देते हो। पर जहाँ पे वीवीआईपी एरिया है जो पूरा खाली पड़ा था, लोग अपनी कंस्टिट्यूंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए थे, जी, उनका घर खाली, सब कुछ खाली, और दूर दूर तक कोई लोग दिख ही भी नहीं नहीं दिखे रहा रहते, था। हाँ, वहां कौन सोचेगा उनके लिए खाना? वो बेचारे दर दर भटकते रहे। तो हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते थे कि जहाँ पे सब चीजें बंद हो गई, जो ऑफिस, जो बड़ी बड़ी ऑफिस चलती थी हर रोज, और लोग वहां पे स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते, कर्मचारी, राइट। वो बड़ी बड़ी ऑफिस, बड़े बड़े मॉल्स, वो बंद हो गए। उसके आजू बाजू वाले डॉग्स को कौन खाना खिलाएगा? तो और जानवर, जो भी गाय है, जो भी व्यक्ति है, तो हम प्रयास करते थे कि हम वहां वहां जाके उनको खाना पहुंचाए। हम अपने खुद कोविड वाले को, लोगों को हम खुद गाड़ी में बिठा बिठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ओके। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई है आपने। जी एक अच्छा मिलता है, लोगों की Yes, खुशी देख के आनंद मिलता है, जब yes. स्माइल देखते हैं लोगों। आज भी लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ऑलमोस्ट चले ही गए थे भगवान के धाम में, आपने हमें बचाया। तो यही एक हमारी कमाई है, यही देख के बिल्कुल। हमें बहुत खुशी मिलती है, इन जो कि हमने निस्वार्थ भाव से किया था। ऐसी कोई हमारी भावना नहीं थी कि हमने कोई व्यक्ति आके अप्रिशिएट करे, जी, पर करने वाले करते हैं। बिल्कुल। इंसान तो फिर भी बोल के अप्रिशिएट करता है, जानवरों से भी आपने कमाया, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी तो ये लगा होगा ना कि उनको खाना दिया, जिसने भी दिया, उसके बारे में वो ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट? नचिकेत जी, कोविड के टाइम, ऐसी महामारी के टाइम, उस समय भी आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये कैसे किया आपने? एक्चुअली वो कोविड का टाइम नहीं था, पर कोविड का टाइम ओवर हो रहा पोस्ट था, कोविड। पोस्ट कोविड। तो हमने सोचा कि एक उदाहरण बनाना चाहिए, कैसे कैसे लोग आगे आके कोविड के अंदर उन्होंने अपना हेल्प किया है, जी, तो उनके लोग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। जी। तो हमने सोचा उनका एक विशाल पिक्चर बनाते हैं। तो पिक्चर ओके, ऐसा बनाना है कि वर्ल्ड में किसी ने ना बनाया हो। ओके। तो हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कि भाई जिन जिन लोगों ने काम किया है, उनमें सबसे बड़ा पिक्चर है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। आई एम श्योर नाम अभी तक आया क्यों तो नहीं? मोदी जी की जो व्यवस्था थी, जी, वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, उनसे बड़ा तो मैं नहीं समझता कि कोविड के टाइम पे एक्टिव कोई जो गवर्नमेंट सबसे बड़ा अधिकारी हो, या जो गवर्नमेंट रन कर रहा हो, लीडर हो, उसने काम किया है, वो है मोदी जी, नो जी। डाउट अबाउट इट। तो उसमें मोदी जी थे, उसमें रतन टाटा जी थे, उसमें बिल गेट्स थे, और जेके रॉलिंग जी थी। ओके, तो हमने उसको अंतरराष्ट्रीय लुक देने का लिया, और बबल रैप के अंदर इंजेक्शन से भर भर के कलर करके उनका ओके। पेंटिंग बनाया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंटिंग उस टाइम पे था। वाओ! उनके नीचे छोटे छोटे 3 बच्चे हमने बबल रैप के अंदर माध्यम से ड्रॉ किए, उसके ऊपर उनका फोटो और मोदी जी का बड़ा फोटो, वैसे हमने कराया था। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को हम ये प्रेरणा देने चाहते हैं कि रतन टाटा जी ने इतना दान दिया, बिल गेट्स जी ने अपना दान दिया, जेके रॉलिंग ने भी दिया था, एक महिला है पर उन्होंने आगे आके कोविड में काम किया, और ऑफकोर्स मोदी जी ने तो किया ही था। तो उसको अंतरराष्ट्रीय रूप लेने के लिए लंदन के अंदर हमने ये पेंटिंग का आयोजन किया था, और ओके, सबसे वर्ल्ड का हमारे पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी है। ओके। हमने सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया था, काफी सारे न्यूज चैनल्स में भी आया था, वाओ! और बहुत बड़ा पिक्चर बनाने में हम सक्षम रहे। ग्रेट, कांग्रेट्स फॉर दैट। धन्यवाद। नचिकेत जी, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि मल्टी फेसेड, राइट? तो आप एक और चीज करते हो, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसका आप मतलब हेतु क्या है और उसके पीछे क्या प्रेरणा है? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक जन भावना जगाने का एक माध्यम है। जैसे अगर आप नेशनल की बात करो, तो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की है जी। और मैंने ऑर्गेनाइज भी की है। जी, तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की काफी सारी मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जैसे मुंबई के अंदर भी की थी, और काफी नेशनल लेवल पे भी की। उससे क्या होता है कि सरकार की जो पॉलिसीज होती है, जो हमें पता चलती है, जी, तो हमारे माध्यम से हम सामान्य जन जनता को उसको पहुंचा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कहाँ पे बिल्कुल। है। तो कॉन्फ्रेंस आपकी नॉलेज के अंदर इंप्रूव करने का एक काम कर रहा है। जैसे हमने दिल्ली के अंदर एक ESG, उसका एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ओके, तो उस मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस पूरे दिन की थी। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट माध्यम, फैशन इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंडस्ट्री से, पॉलिटिकली, फिर मेडिकल इंडस्ट्री से, ऐसे अलग अलग माध्यम से लोगों को बुलाया, डिस्कशन किया, और क्या क्या अवेयरनेस करनी चाहिए उसके माध्यम से हमने की। जी, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, हमारा एक ही स्तोत्र होता है, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। राइट, हमारे देश की संस्कृति को पूरे विश्व में हम कैसे प्रचार करें, वो जी। अलग अलग माध्यम से हम अलग अलग कॉन्फ्रेंस करके हमारे देश को, हमारे देश के विकास को
मध्य बिंदु में रखते हुए हम जी। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करते हैं और राइट। लोगों को पता चलता है कि उत्तर भारत कितनी प्रगति कर रहा है और आगे जाके सशक्त नेतृत्व में आगे जाके कितनी बड़ी सत्ता बनेगा। तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम होता है जी। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ भारत कैसे मिलजुल कर सकता है। हम काफी पॉलिटिकल, सोशल, बिजनेसमैन, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, ये सब हमारे डेलीगेशन का भाग होते हैं। जी। तो कोई भी कंट्री के साथ बायोलेटरल रिलेशन को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब हम हमारे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं। वहां के भी लोकल लोग ज्वाइन करते हैं, भारत से भी लोग ज्वाइन करते हैं, पर हमारा मुख्यतः उद्देश्य होता है कि भारत की संस्कृति को और भारत के कल्चर को विश्वव्यापी बनाना। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। नचिकेत जी, आज की डेट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने उस पे भी काफी काम किया है, तो उस पे कुछ अगर शेयर कर सके। देखिए, जहां समाज होगा वहां असामाजिक तत्व भी काम करते हैं जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। आज काफी सारे ऐसे एरिया है जहां पे कुछ व्यवहार, कुछ विधियां, कुछ चीजें होती है जिसको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिनते ही नहीं है। राइट। उनको ये बताना जरूरी है कि ये अन्याय है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको कहते हैं, कि जहां पे कोई भी चीज का, या बच्चे और औरतों में ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चीजें होती है और काफी सारे लोग जो विदेशों में काम करने के लिए जाते जी, हैं जी। वो भी उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो उसके लिए एक जागरूकता लाना, इंटरनेट के माध्यम से, सरकार के सतत प्रयास से काफी सारे लोगों में एक अवेयरनेस भी हो गई है और जी। धीरे धीरे करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू कम होता जा रहा है। पर है आज भी समाज में, उसकी जागरूकता की जरूरत है। अगर आपका मोड पड़ोसी चेंज होते रहते हैं। मोड चेंज होते रहते हैं लोग, देखो आप एक जगह से पकड़ोगे तो जो असामाजिक तत्व है वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढेगा, बिल्कुल, पर बिल्कुल। एज ए जागरूक नागरिक के रूप में हमारा ये कर्तव्य होता है कि इसको हम सिक्योरिटी एजेंसीज या जो भी रिलेवेंट एजेंसीज है उसको हम इन्फॉर्म करें। जी, जी। ओके, तो आपने मतलब इस मुद्दे को एक आवाज भी बनाया। जरूर, यस, मैंने बनाया और काफी उसमें सफलता भी मिली। और हमारा सिर्फ काम होता है अवेयरनेस फैलाना। राइट। लोग अपने आप जागरूक हो जाते हैं। राइट। अगर आप अवेयरनेस नहीं फैलाते कि किसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, किसको करने से इसके क्या परिणाम आ जी, सकते हैं, जी, जी। आगे जाके इसका क्या बनेगा, तो ये सब चीजों को रोकना और उसके लिए अवेयरनेस उठाना, लोगों को आवाज बनाना, लोगों को नेतृत्व देना, ये जी। हमारा काम है जो हम करते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये आपने सही में बहुत मतलब अहम बात उठाई है और उस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपको हर फील्ड में सफलता मिले। नचिकेत जी, आपने इतनी सारी चीजें की है, तो आपको ग्लोबली एंड नेशनली बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशंस भी मिले हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा शेयर कर सके। अब उसमें तो मुझे तो काफी सारे रिकग्निशन मिले हैं। अब किसका क्या नाम दूं, हर एक अपने आप में एक फिर भी महत्वपूर्ण। कुछ देखो, ऐसे। सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो मेरा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, राइट। कि जो करीबन 0.5% लोगों को ही सक्सेसफुली मिलता है, बिल्कुल। उसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे हुआ। जी। ये एक मेरे लिए बहुत महत्व का काम था। दूसरा, मुझे कोविड के अंदर जब मैंने काम किया था तो एक सिटीजन ग्रेटिट्यूड गैलेंट्री अवार्ड है, ओके। जो दिल्ली के अंदर मुझे मिला था। और वो अवार्ड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे सरदार पटेल जी मिले थे उसमें। जो सरदार पटेल जी मेरे एक बहुत बड़े आदर्श व्यक्तित्व है, तो उनके रूप में एक मेरा सम्मान, उनके जो स्टैच्यू के साथ मेरा सम्मान किया, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। राइट। तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे और काफी सारे माननीय गणमान्य व्यक्तित्व थे, उनके हाथों मिला था। काफी सारे सर्टिफिकेट्स मुझे यूके, यूएसए में जैसे मिले हैं, तो वो तो अभी तो निरंतर हुए तो बढ़ते ही जाएंगे और चलते ही रहेंगे। ये तो जस्ट टोकन ऑफ पीस है, पर मेरा मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करना और देश को सशक्त बनाना। दैट्स सो स्वीट। मतलब आप रियली एक हम्बल इंसान है कि जो रिकॉग्नाइज, आई नो, मुझे पता है कि इससे कई ज्यादा आपके पास है, बट यू आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, एंड ये दिखाता है कि आप कितने हम्बल इंसान हैं। दूसरा, आफ्टर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर आप बोल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मुझे कितने कितने रिकॉग्निशन मिले। मैं तो उसका नोट डाउन रखता ही नहीं हूँ, मैं तो बस निरंतर जन सेवा में लगा रहता हूँ। पर एक अवार्ड है सिटीजन ग्रेटिट्यूड टू गैलेंट वॉरियर्स जी। वो 2022 में मुझे एक ही रास्ता एनजीओ ने दिया था। इसलिए महत्वपूर्ण है
कि उन्होंने पूरी कोविड का जो भी मैंने कार्य किया था, उनका उन्होंने एक ट्रैक रखा था। और जब आप काम करते हो ना, तो आपको नहीं पता होता है, पर उसके बाद कोई आपका काम आपको दिखाता है, तो आपके जी आँख से पानी आ जाता है कि आप वो लोगों को देखते हैं। जी और वो अवार्ड महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनके साथ जो भी हमारे देश के जो वॉरियर्स या अपने देश के जो सैनिक थे, कहीं-कहीं जो आहत, इंजर्ड हुए, उनको भी साथ-साथ में उन्होंने अवार्ड दिया था। ओह तो मेरे साथ भारत के 100 महत्वपूर्ण सैनिक जिन्होंने अपने एक अंग का दान या अपने जीवन का सैक्रिफाइस भारत की रक्षा के लिए किया, वहाँ मैं उनके साथ बैठा था। ओह तो रियली इसीलिए प्राउड मोमेंट ये अवार्ड मेरे लिए बहुत महत्व रख रहा है और दिल से करीब है। और अवार्ड में क्या दिया था, वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत नज़दीक है, क्योंकि वो जो अवार्ड था, उसमें सरदार पटेल जी का मुझे स्टैच्यू दिया गया था। ओके और सरदार पटेल जी मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं। तो ये एक जो अवार्ड था, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल करके गया और मेरे दिल के करीब होके गया। तो आप बता रहे तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एकदम से मुझे याद आया कि क्या हुआ था। तो ये है, बाकी तो भगवान की दया है, आगे हमें कार्य करते रहना है, जी जन सेवा में लगा रहना है। अवार्ड तो एक जस्ट पीस ऑफ टोकन है, पर यस हमें देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है फिर से, और भारत को सर्वोच्च स्थान पूरे विश्व में दिलाना है। वाओ थैंक यू सो मच आई नो कि आपको ये बात करनी कभी अच्छी लगती नहीं है बट हमारे लिए आपने कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यू आर सच अ हम्बल पर्सन थैंक यू धन्यवाद सो जी। मच नचिकेत जी अब हम हमारे पॉडकास्ट के अंत में आए हैं मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे राष्ट्र के सामने इंसानियत के सामने आज कई चैलेंजेस हैं आपने एज अ यूथ लीडर भी काम किया है और आज भी समाज को प्रेरित करते रहते हैं तो आज के यूथ को बिकॉज हमारा देश इज नोन एज द यंगेस्ट कंट्री क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि इन चीज़ों को वो एज अ चैलेंज लेके इसके लिए कुछ कर सके देखिए, हमारे शास्त्रों में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। मैं आपके सामने हर बार मैं एक श्लोक बोलता हूँ, आपके सामने भी बोल देता हूँ वो जी श्रोता के लिए, कि उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अपना यूथ जो अपने आप को एक शेर समझता है, जी तो समझ लो कि जंगल के राजा शेर को भी शिकार करने के लिए उठ के भागना पड़ता है। तो आपको एक ध्येय बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, मातृभूमि से प्रेम कीजिए, अपनी संस्कृति से प्रेम कीजिए, जी अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। ये 3 चीजें जब आप करोगे तो अपने आप एक उत्कृष्ट उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ आप अपने आप को पाओगे, समाज के अंदर आपका अलग स्थान होगा। अन्याय के सामने आवाज उठाइए, जो भी व्यक्ति अन्याय के सामने आवाज उठाया वो हमेशा लीडर बना है, जी चाहे कहीं पे भी अन्याय हो। सत्य का साथ दीजिए और हिम्मत रखिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर हमेशा जीत आपकी रहेगी और सत्य आपकी परीक्षा लेगा, और बिल्कुल लेगा। जो व्यक्ति उस परीक्षा में निपुण हुआ है वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अपने स्किल पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर अपने आप पे भरोसा रखोगे तो एक सशक्त देश बनेगा और देश समृद्ध होगा। मातृभूमि के रक्षण के लिए, अपने धर्म के रक्षण के लिए, अपनी माता के रक्षण के लिए किसी भी हद तक चले जाइए। जो जहां तक आप जा सकते हो, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता। मातृभूमि का प्रेम एक ऐसा नशा है जो देशभक्तों को उतरेगा नहीं और गद्दारों को चढ़ेगा नहीं। तो आप हमेशा मातृभूमि को प्रेम कीजिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए छोटे से छोटा प्रयास करिए। कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, कोई भी प्रयास बड़ा नहीं होता। बस एक महान उद्देश्य के साथ बढ़े रहिए। मोदी जी के हाथ में हाथ बटाइए और देश को सुवर्ण और महासत्ता की ओर बनाने के लिए सहभागी बनिए। जय हिंद, जय भारत। माय गुडनेस नचिकेत जी आप जब ये बोल रहे थे ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे लिटरली आपने मतलब जो जर्नी आपने अपने लाइफ में जी है वो आपके शब्दों से पता चल रही थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रीति जी। जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को प्रेरित करने के लिए सही मार्ग दिखाने के लिए और आई एम श्योर इस जर्नी से वो काफी कुछ आज लेके जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रीति जी, मुझे बुलाने। तो दोस्तों आपने सुनी आज नचिकेत जोशी की अपनी जबान से उनकी जर्नी जो हम सबको बहुत प्रेरित करती है हमें इसलिए प्रेरित करती है कि हम हमारे देश के लिए कुछ कर सके और आज मैं बहुत कुछ लेके उनसे जा रही हूँ बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप भी इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने देश के लिए जीना सीखेंगे
ऐसे ही जुड़े रहिए, हम और भी कहानी लेके आएंगे, और भी लोगों की कहानियां जो आपको प्रेरित करे और आपको सही मार्ग दिखाए। धन्यवाद।